Hey guys, welcome back to my channel. Say hi to study Cheshta Vashne, and in today's video we will cover another important topic of microeconomics, that is return to scale. जिसके अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे कि रिटर्न टू स्केल की डेफिनेशन क्या है, मतलब उसका मतलब क्या है, उसकी 3 स्टेजेस यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, उनका फॉर्मूला और उनके डायग्राम। ओके, तो रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या है? रिटर्न टू स्केल का शॉर्ट में अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो रिटर्न टू स्केल एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आउटपुट जो चेंज होगा वो पता लगाते हैं हम कि हमने स्केल में कितना चेंज किया है। अब यहाँ पे स्केल से क्या मतलब है? हेयर चेंज इन द स्केल मीन्स दैट ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लास्ट वीडियो में प्रोडक्शन फंक्शन वाली वीडियो में आपको क्लियर कर चुकी हूँ, आप एक बार वहाँ से देख लेना। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑन्टरप्रेन्योरशिप। ऑन्टरप्रेन्योरशिप को हम मैनेजमेंट के नेम से भी जाते हैं। मतलब इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम इस तरीके से चेंज करें कि जो भी चेंज हो रहा है वो चारों में इक्वली हो, सेम प्रपोर्शन में हो। सपोज करो मैंने लैंड और कैपिटल लिया है, एक्स एक्सिस पे लैंड लिया है और वाई एक्सिस पे कैपिटल लिया है। तो मैं अगर लैंड में 10 यूनिट्स का चेंज कर रही हूँ तो 10 यूनिट्स का ही चेंज मैं कैपिटल में करूँगी, मतलब सेम प्रपोर्शन में चेंज होना चाहिए। जब स्केल की चेंज में, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की चेंज की वजह से जो आउटपुट में चेंज आता है उसको हम बोलते हैं रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल इज द स्टडी ऑफ चेंजेस इन आउटपुट एज अ कंसिक्वेंस ऑफ चेंजेस इन द स्केल फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर टू रिटर्न टू स्केल। मतलब जब स्केल में चेंज लाने से आउटपुट में वो चेंज ला रहा है वो चीज़ बनाती है रिटर्न टू स्केल। आई होप रिटर्न टू स्केल है क्या वो क्लियर हुआ होगा। अब इसकी 3 स्टेजेस हैं, हम उनको भी एक एक करके देख लेते हैं। सो नाउ वी टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ द रिटर्न टू स्केल। तो 3 स्टेजेस हैं, ये मैंने आपको पहले भी क्लियर किया। पहली स्टेज है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, देन डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और फिर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। पहली क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल को मैं RTS लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, लेकिन ऐसे लिखा नहीं जाता है, वहाँ पूरा लिखोगे, ठीक है। दूसरा है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड द लास्ट वन इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। देखो ये 3 है। अब इन तीनों के नेम से हमें ये चीज़ तो क्लियर हो रही है कि इट्स समथिंग अबाउट इंक्रीजिंग, इट्स समथिंग अबाउट डिक्रीजिंग एंड इट्स समथिंग अबाउट कांस्टेंट। अब किस चीज़ के लिए इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट है? रिटर्न टू स्केल में 2 चीज़ मैटर करती हैं। पहला आउटपुट, जो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि आउटपुट के चेंज आने से, सॉरी स्केल के चेंज आने से आउटपुट में क्या चेंज आ रहा है, मतलब ये दोनों चीज़ें यहाँ मैटर करी जाएंगी कि व्हाट इज द सब्जेक्ट रिलेटेड टू द चेंज इन द स्केल एंड इट रिजल्ट हाउ टू चेंज इन द आउटपुट। तो इन दोनों के बीच में जो कॉम्बिनेशन होगा इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट का, वही हो जाएगा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अब कैसे? देखो, जहाँ पर आउटपुट ज्यादा चेंज हो रहा हो एज कंपेयर टू स्केल से, ज्यादा प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है एज कंपेयर टू स्केल, वो हो जाएगा इंक्रीजिंग। जहां पर आउटपुट कम चेंज हो रहा है एज कंपेयर टू स्केल, वो हो जाएगा डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। और कांस्टेंट का मतलब जहां पर आउटपुट और स्केल दोनों ही कांस्टेंट है, मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज हो रहे हैं, वो हो जाएगा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ये तो शॉर्ट में था, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मीन्स दैट द आउटपुट इंक्रीजिंग इन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन देन द इंक्रीज इन द स्केल्स। मतलब स्केल से ज्यादा जब आउटपुट ग्रेटर प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा हो, ये चीज मैंने आपको बताई, जब आउटपुट ज्यादा प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है एज कंपेयर टू द स्केल, तो वो हो जाएगा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मीन्स दैट द आउटपुट इंक्रीजेज इन द लेसर प्रोपोर्शन देन द इंक्रीज इन द स्केल। मतलब स्केल से कम प्रोपोर्शन में जब आउटपुट चेंज होगा तो वो हो जाएगा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। स्केल ज्यादा होगा और आउटपुट कम होगा। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मीन्स दैट द इंक्रीज इन द स्केल इज इन द सेम प्रोपोर्शन एज द आउटपुट इंक्रीजेज इन द सेम प्रोपोर्शन। मतलब सेम प्रोपोर्शन में ही दोनों चीजें होंगी, दोनों चीजें साथ में कांस्टेंट चलेंगी। आई होप तीनों की डेफिनेशन तो क्लियर हुई। अब इसका एक फॉर्मूला है जो कि उसके डायग्राम से ड्राइव किया गया है। तो सबसे पहले तीनों के डायग्राम्स देख लेते हैं। डायग्राम्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का डायग्राम। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या था कि जहाँ पे आउटपुट में ज्यादा चेंज हो रहा है एज कंपेयर टू द चेंज इन द स्केल, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको ये वाली चीज जब मैंने डेफिनेशन पढ़ाई उसमें बताया था कि 2 एक्सेस होंगी, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, उन दोनों पे हम कोई से भी 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप में से कोई से भी 2 लेंगे। मैंने यहाँ पे लेबर और कैपिटल लिया है, आप चाहो तो कोई से भी ले सकते हो, ठीक है। लेबर यहाँ लिया है, लेबर को हम L से डोनेट करते हैं और कैपिटल को हम K से डोनेट करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो भी यूनिट्स हैं वो L1, L2, L3 है और यहाँ K1, K2, K3। अब देखिए कि डायग्राम है क्या ये दिखा रहा है। हर एक आईपी मतलब आइसो प्रोडक्ट कर्व। अब आइसो प्रोडक्ट कर्व का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो उसकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो लोग वो वाली वीडियो जाकर चेक करना। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो मैं प्रोडक्शन फंक्शन की वीडियो भी दे दूंगी, आप वो भी पहले क्लियर करना, उसके बाद ये वाली चीज़ समझना तो अच्छे समझ में आएगा। अब आईपी देखिए, 3 आईपी हैं, IP1, IP2, IP3, और तीनों का ही जो लेवल है, मतलब सेटिस्फैक्ट्री लेवल है, वो अलग ही होगा। ये मैंने प्रॉपर्टीज में भी बताया है, तो मैं प्रॉपर्टीज की भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। 100, 200 एंड 300। अब अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो ये वाली चीज़ देखिए, OL1 ज़्यादा है एज कम्पेयर टू OL2, उसके बाद OL3 भी, और मतलब सबसे ज़्यादा OL1, फिर OL2, फिर OL3, मतलब उल्टा उल्टा है, सबसे ज़्यादा ये गैप है, उससे थोड़ा कम ये है, सबसे कम ये। ऐसे इधर है OK1 में, K1, K2 में, K2, K3 में। ये चीज़ क्या इंप्लाई कर रहा है कि सबसे पहले हम जो भी यूनिट लगा रहे हैं उसको हम धीरे धीरे करके कम कर रहे हैं। इसका मतलब एज कम्पेयर टू स्केल हम धीरे धीरे करके कम कर रहे हैं, लेकिन हमें जो प्रोडक्शन मिल रहा है, जो आउटपुट मिल रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यही चीज़ क्या दिखाएगी, आउटपुट तो बढ़ रहा है लेकिन स्केल हम उसके हिसाब से कम यूज़ कर रहे हैं। आउटपुट का बढ़ना और स्केल का कम यूज़ करना क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। आई होप ये वाली चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब डायग्राम कैसे बनना है इसका पूरा ट्यूटोरियल मैं आपको बताती हूँ। ओके, सो एज यूजुअल सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। आप लोग स्केल यूज़ करना ताकि बेटर प्रेजेंटेशन हो, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मैंने ड्रॉ कर लिया। एक्स एक्सिस पे मैं लेबर ले रही हूँ, आप चाहो कुछ भी ले सकते हो, और यहाँ पे मैं कैपिटल ले रही हूँ।
अब देखिए डायग्राम क्या था, आईपी दिखा रहा था और जो इनके लेवल्स हैं, मतलब जो हमने स्केल में चेंजेस लाए हैं वो दिखा रहा था। सबसे पहले हमको क्या करना है, इजी वे में अगर डायग्राम बनाना हो और जल्दी बनाना हो, एक लाइन बीच में ड्रॉ कर लो जो कि डिटर्मिनेशन लाइन होती है, सबसे पहले यही कर लो। अब उसके बाद आईपी कैसे 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 चेंज हो रहे थे, प्रोडक्शन बढ़ रहा था लेकिन स्केल में चेंज कम हो रहा था, तो वही चीज़ दिखाने के लिए सबसे पहले हम आईपी ड्रॉ कर लेते हैं। IP1 थोड़ा सा कम, IP2 और इन दोनों के बीच में जितना हमने गैप रखा है उससे और कम रखेंगे हम तीसरे वाले में, IP3। ठीक है, तीनों को हमने डिटर्मिनेशन लाइन पे प्लॉट किया और ये जो प्लॉट करे ना इनको हमने नेम दे दिया ABC से हमने x एक्सिस और y एक्सिस पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है, तो वही चीज़ दिखाएगी कि हमने स्केल में चेंज कितना लाया है इन द फॉर्म ऑफ L1 L2 एंड L3। ये मैंने यहाँ पे इन तीनों को प्लॉट कर लिया है, इनको मैं हाथ के हाथ L1 L2 L3 K1 K2 और K3 से डोनेट कर देती हूँ। अब देखिए ये ऑरिजिन है, एवरीबडी नो। अब देखो OL1 L1 L2 L1 L2 L2 L3 L2 L3। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को आर्टिस्टिक वर्क, प्रोजेक्ट फाइल, ड्राइंग, स्केचेस वगैरह देखने का शौक है तो आप लोग मेरा दूसरा चैनल स्टूडेंट मटेरियल हेयर जाके चेकआउट करो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू। ये जो मैंने इधर OL1 OL2 और ये सब जो लिखा है ये क्या है, ये स्केल है, मतलब लेबर और कैपिटल में मैंने कितना चेंज किया है वो दिखा रहा है। आप चाहो तो OK1 OK2 से भी डोनेट कर सकते हो, लेकिन एक्स एक्सिस से करना ज़्यादा एप्रोप्रिएट रहता है। ठीक है, आप देखो इनके बीच का रिलेशन, अगर मैं OL1 देखूँ तो ये सबसे बड़ा है तो मैंने इधर ये ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, L1 L2 उससे छोटा है और L2 L3 और छोटा है, तो ये क्या दिखा रहा है कि धीरे धीरे करके स्केल को मैं जो यूज़ करा मैंने फर्स्ट यूनिट में वो धीरे धीरे करके चीज़ कम होने लगी। क्या दिखाएगा ये कि आउटपुट तो बढ़ रहा है। हाँ, ये प्लॉट करना बहुत जरूरी है आपको, IP1 IP2 IP3 और इनकी तीनों की सेटिस्फैक्टरी यूनिट जो इंक्रीज होगी 100 200 एंड 300। ठीक है, ये तीनों को भी प्लॉट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखो ये क्या दिखा रहा है कि स्केल तो धीरे धीरे करके मैंने कम किया है और आउटपुट बढ़ रहा है, और यही चीज़ हमको क्या दिखाती है, जब आउटपुट एज कम्पेयर टू स्केल ज़्यादा बढ़े तो यही क्या हो गया, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। आई होप ये वाली चीज़ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का डायग्राम, इसका ये वाला फॉर्मूला और उसकी डेफिनेशन तीनों क्लियर हुआ होगा। अब अगर इसका डायग्राम क्लियर है, इसका फॉर्मूला क्लियर है, तो बाकी दोनों यानी कि डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एज इट इज सेम है, तो चलो उनको भी देख लेते हैं। देखो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब क्या था कि आउटपुट में एज कम्पेयर टू स्केल कम चेंज होगा। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे दिखाई देगी, देखो OL1 L1 L2 L3 L4, अगर मैं आप इसमें देखोगे तो OL1 सबसे छोटा है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा L1 L2 है और L2 L3 सबसे बड़ा है। तो ये क्या दिखा रहा है, धीरे धीरे करके मैं स्केल को बढ़ा रही हूँ और जो आउटपुट है वो तो बढ़ेगा ही, ऑफ कोर्स बढ़ेगा, लेकिन एज कम्पेयर टू स्केल मतलब स्केल ज़्यादा बढ़ा है और आउटपुट थोड़ा कम बढ़ रहा है। ठीक है, आप चाहो तो मैंने ये 100 का गैप दिया, आप चाहो तो और इसको अप्रोक्सीमेटली दिखाने के लिए 100 फिर 100 फिर 110 मतलब ये दिखाने के लिए एज कम्पेयर टू स्केल कम बढ़ रहा है, ऐसे भी डोनेट कर सकते हो आपकी मतलब जैसे कैपेसिटी लगे। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, वो जैसे मैंने इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बनाया एज इट इज सेम ही बनेगा, लेकिन आप लोग स्केल से यूज़ करना, ये वाली चीज़ आप ध्यान रखना। पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, लेबर कैपिटल प्लॉट कर लेंगे, फिर डिटर्मिनेशन लाइन खींचेंगे, फिर फिर IP1 IP2 IP3 यानी कि आइसोकोडा कर्व और उनका सेटिस्फैक्टरी लेवल प्लॉट कर लेंगे। फिर उसके बाद डिटर्मिनेशन लाइन पे इनको ABC प्लॉट कर इनका लेबर और कैपिटल का डिटर्मिनेशन निकाल लेंगे। आई होप ये वाला डायग्राम भी क्लियर हुआ होगा। ये डिक्रीजिंग रिटर्न कैसे है, क्योंकि जो स्केल है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, इनके बीच का ये जो गैप है वो बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू द आउटपुट। ठीक है, अब अगर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की बात की जाएगी तो क्या होगा, दोनों इक्वल थे, तो इसका मतलब इनके ये तीनों के बीच का गैप जो है वो इक्वल रखना पड़ेगा। आप ये वाली चीज़ अगर मेजर करने में दिक्कत हो तो स्केल से मेजर कर लेना कि 1 सेंटीमीटर का गैप तीनों में हो, इधर पहले छोटा हो फिर बड़ा होता जाए ऐसे करके, और पहले वाले में क्या हो कि पहले बहुत बड़ा फिर उससे छोटा छोटा। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे कर लेना, स्केल से उसे इजी पड़ेगा। इधर क्या तीनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि OL1 L1 L2 और L2 L3 ये तीनों इक्वल होने चाहिए। वही सेम चीज़ प्लॉट करेंगे, पहले y एक्सिस x एक्सिस लेबर कैपिटल, यहाँ लेबर कैपिटल लिख लेंगे, इनको प्लॉट कर लेंगे, डिटर्मिनेशन लाइन बनाएंगे, फिर IP1 IP2 IP3 बनाएंगे, ABCD प्लॉट करेंगे और उसके बाद ये L1 L2 K1 K2 प्लॉट करने के लिए इसको डिटरमाइन कर लेंगे। ये चीज़ दिखाएगी कि ये तीनों का गैप अगर इक्वल है तो ये कांस्टेंट है, और अगर धीरे धीरे करके बढ़ रहा है तो ये डिक्रीजिंग है, और अगर पहले बढ़ रहा था फिर घट रहा है तो ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, आई होप ये वीडियो में मैंने जो समझाया आप सबको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज़ कमेंट डाउन और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ वो भी कमेंट कर दीजिए, मैं ट्राई करूँगी बेस्ट अपना कि वो क्लियर कर सकूँ। बाकी आप लोग डायग्राम्स बनाओ स्केल के साथ बनाना, अपने साथ में नोट्स भी बनाना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।